सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, साहित्य और रंगमंच से जुड़े कई कलाकारों का इंटरव्यू करने का मौका मिला अपने पत्रकारिता सफर के दौरान। लेकिन एक नाम जो लगातार मेरे जेहन में कौंधता था, मैं इतने सालों तक पलामू में भी पत्रकारिता किया, गढ़वा में भी, लेकिन यह संजोग देखिए कि आज से पहले तक उनका इंटरव्यू करने का मौका मुझे नहीं मिल सका। बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज वो संजोग आया है जब मेरे साथ संघर्ष की उपज, साहित्य वो क्षेत्र है, कला वो क्षेत्र है जिसे बहुत साधना पड़ता है, चाहे आप गायकी के क्षेत्र में हो, वाद्य यंत्र बजाने के क्षेत्र में हो। एक लाइन में कहें कि अगर आप कला के क्षेत्र में है, कला साधना है। जितना आप साधिएगा उतना बड़ा आप साधक बनिएगा। जिसका तारुफ हम कराएंगे, जिसका आज हम इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला है, उनके द्वारा संगीत की साधना की गई है, कड़ी साधना, तब जाकर उन्हें आज मुकाम मिला है। हम तो मुकाम कह रहे हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में जुड़ा हर शख्स मुकाम नहीं कहता है, क्योंकि अंतिम उसका लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य बड़ी होती है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पलामू की बेटी और गढ़वा की बहू मेघा श्रीराम, अब जब हम नाम बता दिए हैं तो निश्चित रूप से आप वाकिफ हो गए होंगे, सिवाय फेम गायिका। लेकिन पलामू, उसके बाद गढ़वा ससुराल, और गढ़वा पलामू के बाद मुंबई तक का सफर कैसे पूरा हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, इस पूरी जानकारी को, इस सफर को हमसे साझा करने के खुद मेघा श्रीराम आज हमारे साथ गढ़वा में है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेघा जी। हमने क्या गलत कहा कि बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, लेकिन संजोग नहीं बन सका। श्री राम जी से बातें होती थी, श्री राम जी के साथ मुलाकात भी हुई, बातें भी कई बार हुई, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेघा श्रीराम का सफर, पलामू की बेटी, गढ़वा की बहू, तो शुरुआत कहाँ से हुआ मेघा जी? सांगीतिक शुरुआत देखा जाए तो मैं 12वीं जब फेल हो गई और जीवन कठिन हो गया, तो मैं पहले से मैं म्यूजिशियन बनने वाली नहीं थी, पर मेरी माँ का सपना था कि मैं संगीत में आऊँ, और हमें सिखाया भी। उम्र के 11वें साल से मैंने शुरुआती शिक्षा स्वर्गीय उस्ताद अली अहमद जी से लिया, और उसके बाद मैं BHU संगीत पढ़ने गई। और हमें उस समय तक पता नहीं था कि संगीत की भी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ में होती है, और हम लोग ऐसे क्षेत्र में, हम ऐसे जगह पे पले बड़े होते हैं जहाँ पे हम अपने जीवन में क्या बनेंगे वो तय करने का मामला नहीं होता है। इतना असुविधा और तमाम तरह की चीज़ें हैं। पर किसी तरीके से मैं बनारस गई और यूनिवर्सिटी गई, तो देखती रही कि एक बड़ा विद्यालय जो संगीत के नाम पे था, और वहाँ मैं 4 साल संगीत सीखी नहीं, बस सुनी मैं ये कह सकती हूँ। और बम्बई में, बनारस में संगीत को लेकर जो पूरा माहौल था वो बड़ा ही शानदार था, लेकिन फिर भी जिस जॉनर का गीत मैं गा रही थी उसके लिए बाजार नहीं था, तो बाजार की तलाश में, रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई अद्भुत शहर है, बनारस का बड़ा रूप है। अभी मुंबई नहीं पहुंचेंगे हम लोग अभी यहीं पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। मुंबई के सफर की चर्चा करेंगे। यहाँ पर गायकी आपने शुरुआत की, आपने शिक्षा हासिल की, यहाँ पर प्लेटफॉर्म कैसे मिला? ये बहुत संघर्ष वाला क्षेत्र है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल पाता है। लोग ऐसी गायकी करते हुए अब गुमनाम रह जाते हैं। नामवर हुई आप, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है, किसी को नहीं मिल पाता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म कैसे? सबसे पहले तो मैं अपने माँ पिता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम जिस समाज से, जिस परिवार से आते हैं, वहाँ पे संगीत को हे दृष्टि से देखा जाता है। आज के समय में माँ बाप का बच्चों के प्रति रवैया बदला है,
समाज के प्रति। पर 80 के अंतिम के समय में वो पूरा माहौल अलग था। पर मैं अपनी माँ को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो बहुत ही वाइज महिला है, जो ऐसे पढ़ने लिखने के लिए 9-10 नहीं पढ़ी थी। मेरी माँ हमेशा कहती रही कि पढ़ाई लिखाई सूचना है, कोई भी इकट्ठा कर लेगा। मेरे पापा भी कहते रहते कि हमारे संपत्ति से ना हो, कुछ आपन गुण लेके जाइए। और उनका ये भी कहना था कि गुण मतलब डिग्री नहीं है कि तुमको एमए की डिग्री मिल जाएगी और तुम ब्याह करने लायक हो जाओगे, ऐसा नहीं। ऐसा डिग्री रखना जो 24 घंटा साथ रहे। तो हमें संगीत से सिखाने के लिए बड़े ही मतलब अद्भुत उस्ताद आते थे, अली अहमद जी, जिनको कि सब लोग कमो मियां के नाम से जानते थे। इतने ब्रिलियंट मतलब परफॉर्मर थे, मैं उनके लिए कह सकती हूँ कि हर दिन मुझे एक ही राग, एक ही गाना जब आते तो अलग तरीके से सिखाते। मेरा बच्चा मन सीख नहीं पाता था, तो मैं नए तरीके से गा देती थी और सर भी भूल जाते थे। तो मुझे आज समझ में आता है कि मैं गाने जो आसानी से कंपोज करती हूँ वो मास्टर साहब का ही देन था। और डाल्टनगंज में मैं मिशन स्कूल से पढ़ी। मिशन स्कूल की खासियत ये थी, सिस्टर सेवेस्टिना की खासियत ये थी कि वो अपने स्कूल के सभी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, तो वो चाहती थी कि सारी लड़कियां, कोई पढ़ने में गणित में अच्छी थी, कोई केमिस्ट्री में अच्छी थी, मेघा मान लीजिए गाने बतियाने भाषण देने में अच्छी थी, तो उसके लिए मंच देके रखती थी। तो वो मिशन स्कूल का जो मंच था, इतने सारे स्कूल में भेजना, वो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर स्पार्क को देखा होगा, चमक को देखा होगा, और मैं गाने बजाने में मेरी मतलब हिस्सेदारी बढ़ती गई थी। और वो आपको टाउन हॉल तक ले जाती। और 90s के दशक में टाउन हॉल में गाना बहुत कठिन था, लेकिन मैं सच में मैं अपने माँ पिता को धन्यवाद देती हूँ, अपने उस्ताद को भी, और उस पूरे माहौल को कि उसने मुझे गाने दिया। और यकीन मानिए कि मैं आज कह सकती हूँ कि अगर नाम बड़ा करना है और कुछ करना है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब हम गाने निकले थे तो मेरी माँ को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, और मुझे भी कहा गया था, लेकिन मैं तो वैसी महिला थी, गांव लड़की है घर हाँ, की, मतलब आप आप देखिए आपकी लड़की बेटी को गाने गा रही है, बजनिया नचनिया बना दीजिएगा, हाँ, शोभा दे रहा है। तो मैं कहती थी बाजार में बहुत कुछ बिक रहा है, तो हम सब थोड़ी ना खरीदेंगे। हम सच में वही चीज लेना चाहते थे। उस समय भी हमको समझ में आता था कि वही चीज लेंगे जो हमको पावर देगा। और यकीनन ये सफर स्कूल कॉलेज से होते हुए 12वीं क्लास तक पहुंचा, और मैं 12वीं में फेल हो गई। मैं पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ कि 12 क्लास फेल हुआ, और मेरे मन में बड़ा वो जो रुझान था ज्यादा झुकाव संगीत की तरफ रहा। नहीं, मतलब मैं पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि मैं न्यायालय में जाना चाहती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि जस्टिस की बात हो, लेकिन जस्टिस वही होगा जहाँ पे न्याय होगा, मतलब। तो खैर वो नहीं हो पाया, तो मुझे वापस म्यूजिक की तरफ जाना पड़ा, और जाने अनजाने मुझे संगीत मिला। और जब मुझे बीएचयू के फॉर्म का पता चला, मैंने भरा, तो हमारे लिए वो एग्ज़ाम देना भी इतना स्ट्रगल था कि मैं आज वो मेघा नहीं होती अगर मैं वो फॉर्म नहीं भरी होती। तो फॉर्म भरने के लिए इतने तरह के लोगों को मनाना समझाना, लेकिन मेरा ठेकेदार पिता, जो कि अलग तरीके से जीवन को देखता है, उसने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, जाओ तुम। मेरी माँ, मुझे लगता है वो जो गाना चाहती थी, वो अपने सपने हम लोगों को संगीत सिखा के सच कर रही थी। और प्रकृति ने भी मुझे मौका दिया कि मैं बीएचयू में हो गया मेरा, जहाँ पे फिर 12 सीट होता है, देश दुनिया भर के लोग भरते, मेरे क्लासमेट विदेशी भी रहे हैं। उस 12 में खुद को जगह दे पाना मतलब बहुत इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तो विश्वास ही नहीं होता था कि मैं बीएचयू में सेलेक्ट हो गई। और बनारस जाने के बाद मैंने संगीत को देखा कि ओ संगीत क्या है। हम सिनेमा का संगीत समझते थे, तो मेरे लिए तो सिंगर का मतलब था कि वो श्रीदेवी गाना गाती है। मतलब मुझे तो 10वीं 9वीं 11वीं लता मंगेशकर गाती, मुझे नहीं पता था, क्योंकि वैसी समझ ही नहीं थी। और पहले के बच्चे खेलते थे, आज के बच्चे मोबाइल है, टीवी है, पर हमारे पास नहीं था। हमें लगता अच्छा है अमिताभ बच्चन कितना अच्छा गाना गाता है। मुझे नहीं पता था कि गाने वाले रफी साहब हैं या जो भी कोई प्लेबैक सिंगर भी होता है, नहीं, हमें नहीं कोई पता नहीं जानता था। और मतलब बहुत दिन मैं एक कार्यक्रम की थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, तो उन्होंने बताया था कि मेघा जी मुझे कोरस जी बड़े महान लगते थे, कि कोई फिल्म में लता मंगेशकर जी गाए जाए ना कोरस जरूर होते थे। तो उनको लगता था कि कोरस जी कौन है सिंगर जो कि हर फिल्म में होते हैं। तो वैसे मेरे लिए भी था कि लता जी के बारे में नहीं पता था मुझे तो पता था कि श्रीदेवी गा रही है, मीनाक्षी से शादी, जया प्रदा गाती है, अच्छा वो तो सुन साहिबा सुन मंदाकिनी का गाना है। तो मैं ऐसे
समाज से आई हूँ, जो संगीत को जिसने चुना वो उसे नहीं पता। जैसे मुझसे कोई पूछता है कि मेघा जी आपके बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो मेरा तो दिमाग ही सन हो जाता है कि मुझे क्या पता है कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन, मुझे तो पता है कि कोयल कूके गाना अच्छा लगता था, उसका कोई डायरेक्टर भी है मुझे नहीं पता था। तो हम ऐसे परिवेश से निकले थे और वहाँ पे BHU जाना और मेरा चुना जाना तो मेरे माँ पिता के लिए भी गर्व था। और यकीनन BHU तक का भी सफर इतना कठिन था, इतना कठिन था। जैसे मुझे कभी कोई कहता है कि मेघा दीदी मैं गाना चाहता हूँ, मैं कितने दिन में सीख लूँगा या सीख लूँगी, मैं कहती हूँ कि तुम सोच लियो तो ही सीख लोगे, तो तुम, मैं उसे एकदम डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ। मैं आज ये बात आपसे कहती हूँ कि आज उम्र के 45वें साल में मैंने बम्बई में 1.5 मिनट का ही गाना गाया। मतलब मैंने जीवन में आज तक जितना गाया है शिवाय ने मुझे बम्बई इंडस्ट्री में मुझे 1.5 मिनट गाने का मौका दिया। यानी जब आप इतना मेहनत करते हैं तो आपको 1.5 से 2 मिनट समय मिलता है और वो तो फिर सबका अपना अपना नसीब है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने सभी भाई बहनों को जो करना चाहते हैं ईमानदारी से करिए, दिल से करिए और बायस्ड भी नहीं होना है कि उनको ऐसे मिला था, इनको ऐसा मिला था। सबका अपना अपना जैसे है। अभी जैसे मैं आज जिस स्टूडियो में हूँ मुझे बता के खुशी हो रहा है कि मैं गढ़वा जैसे एक छोटे से मतलब जिला में छोटे से शहर में आके खड़ी हूँ और वहाँ पे इतना शानदार म्यूजिक करने वाला आदमी है। और बम्बई ने ही मुझे सिखाया है, मुझे मेरे पलायन ने बताया है कि अरे मुझे अपने गांव देहात में काम करना चाहिए। और आज एक 20 साल का लड़का मेरा म्यूजिक कर देता है, गाने का मास्टरिंग करता है और उसकी इंजीनियरिंग करता है। जब तो इसी स्टूडियो में बैठकर गाने के लिए, इसी जी। स्टूडियो में प्लेटफॉर्म पर गाने के लिए जी लोग मुंबई में सालों संघर्ष करते रह जाते हैं। संघर्ष- एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए, मुझे किसी कोई फिल्म नहीं मिल जाए बल्कि एक स्टूडियो ऐसा मिल जाए जहां मुझे समझा जाए, मेरे गानों को तवज्जो दी जाए, इसकी कोशिश की जाती है और लोग वापस मुंबई से घर को लौटाते हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। मेघा जी, जब आपने शुरुआत किया गायकी का अपने यहाँ पलामू में, तो होता क्या है कि लोग जब अपने घरों में कोई गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो ज्यादा याद हो जाता है। कहा जाता है कि गीत है, वो गाना ऐसा है कि जिसको लिखने से नहीं सुनने से ज्यादा याद होता है। तो आपको कोई ऐसी गीत याद रही होगी जो बचपन में ज्यादा आप घरों में सुनती होंगी, कभी शादी ब्याह के मौके में, उसको भी आपने स्टेज पर प्ले किया हो? जी, आपने एकदम सही साइंटिफिक बात बोला है। आदमी देखता बाद में सुनता पहले है ना। तो हमारी जो प्रथा है, हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें गाने बजाने की प्रथा है। वो चाहे मरनी से लेके आप जीवन से मरण तक सबके गीत है इसमें। और अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति को देखेंगे ना, शुरुआती काल से भी तो हमें यात्रा गीत था। हम यात्रा गीत करते थे कि जो 5 तीर्थ करते थे तो यात्रा गीत करता था। हर मौके मौसम के लिए गीत था। हम तो अद्भुत देश के लोग हैं जहाँ 12 रंग है, 12 तरह का मौसम है। तो मेरे लिए जो सबसे अभूतपूर्व था वो था छठ का गीत। छठ का गीत ऐसा था, खास करके मर्दों और सुबह, कि वो गीत लगता था और वो गीत बजते के साथ अरे मैं तो बड़ी ऊपर गीत ही गाऊंगी। और जब हमारे घर VCR आता था और कर्मा का गाना बजता था, दिल दिया है जान भी देंगे, तो मेरा भाई तो पुलिस ड्रेस पहन के अपना भूख मिटा लेता था। तो मैं वो टंग डंग 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 दिल दिया है, वो गाना जो था मुझे प्रेरित करता था कि मुझे तो गीत गाकर सब कुछ बदल देना है। और आज सच में इतने समय बाद मैं वही काम करती हूँ, मैं गीत गाती हूँ सामाजिक बदलाव के लिए, किसी के बदलाव के लिए नहीं, कम से कम अपने बदलाव के लिए मैं एक अच्छी महिला बन सकूँ। उसमें भी संगीत कहीं ना कहीं सहायक है। तो यकीनन संगीत में या किसी भी विधा में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी और से नहीं, आपको अपने लिए जज्बा दिखाना होगा और जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। संघर्ष के दरमियान में कई बार ऐसे मौके आए होंगे जहां पर लगता हो कि अब यहीं पर विराम न हो जाए। दिल में तो चाहत थी, मिशन स्कूल से पढ़ने वाली मेघा मिशन के रूप में संगीत को ले ली थी, इस मिशन को पूरा करना है। मिशन में कभी रुकावट भी आई होगी। आपकी शादी जब हुई तो एक नया घर में जाना, वहाँ के उस घर के बाद देहरी को लांघना संगीत के लिए, गाने के लिए, यहाँ तो कुछ जरूर। मैं इस मामले में फॉर्चुनेट हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा कोई मौका नहीं आया कि किसी ने मुझे फिर बाद में रोका हो। हाँ, वो शुरुआती दौर में ही लोग कहते थे और तमाम तरह की बातें थी, तो मुझे इस तरह का कोई अड़चन नहीं आया। और
मैंने फिर बाद में प्रेम विवाह किया और मैं बीएचयू भी श्री राम की वजह से जानी थी और अपने माँ पापा को धन्यवाद देती थी, उन्होंने मुझे वहाँ पढ़ने दिया। और ऐसा कोई मामला नहीं था, बस वो मामला यही होता है कि बम्बई गए और आपका गाना नहीं चला। जैसे मैं बम्बई 12वीं में फेल हो गई थी, बम्बई आई और पहला गाना मैंने अनवर फिल्म के लिए गाया, सबका गाना चला और मेरा गाना नहीं चला। तो वो तो डेस्टिनी है। मुझे लगा अच्छा मैं इसमें भी फेल हो गई। और थोड़े दिन बाद मुझे एमटीवी कोक स्टूडियो गाने का मौका मिला। और कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ा मंच है और पूरी दुनिया भर में नाम कमाया। सीजन 1 जब आया तो मुझे उसका दूसरा एपिसोड शंकर महादेवन के साथ गाने का मौका मिला। तो मैं सोची कि मैं आखिर ऐसा क्या हूँ कि मुझे ये मौका मिला। तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं तो प्रकृति का गीत गाती हूँ, इसलिए मुझे ये मौका मिला। और उस मंच पे जहाँ मुझे जब शंकर महादेवन जी के साथ गाना था तो मैंने झारखंड के लोक संगीत को गाया। मैं जबकि अपने आप को बिहार और झारखंड दोनों ही समझती हूँ, 12वीं तक तो बिहार था, लेकिन वो सरकार की नीतियों की वजह से चीज़ों को बेहतरीन करने के लिए लोग टूटते हैं, छोटा करते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं, तो वो एक मसला था। लेकिन बिहार भी था मेरे भीतर कहीं ना कहीं और झारखंड भी हो गया था और मैंने झारखंड को गाया। और झारखंड को भी इसलिए गा पाई क्योंकि मैंने तीसरी कक्षा में नितिन स्कूल में गाना सीखा था, हाय रे हाय भूती मोर गति खान छुटी। और ये तकरीबन 200 साल पुराना गीत था। और जब मैं शंकर जी के साथ गाने वाली थी, महादेवन जी के साथ, तो मुझे बड़ा ही ऐसे दृष्टि से देख रहे थे कि कौन औरत को ले आए हो। मुझे तो बम्बई जाते कहाँ गाने का मौका मिला, मैं तो हार्डली मुझे माइक पे गाने का मौका मिला था। और शंकर महादेवन जी उसी समय बहुत बड़ा नाम था, मतलब हम तो उनके आगे कहीं खड़े भी नहीं होते। तो मैं एक भी टेक कर दी तो उनके लिए समय बर्बाद की तरह था। और मुझे उन सब के साथ एक साथ गा लेना बहुत कठिन हो रहा था। ठीक वैसे ही कि जूता पहना के दौड़ा दीजिए गांव देहात से दौड़ने वाले को तो गिर जाएगा, खाली को दौड़ा दीजिए तो गा लेगा। तो अंततः मैं जब उनके साथ उनका गाना नहीं गा पा रही थी तो मुझे लेस्ली लुइस जो कोक स्टूडियो के डायरेक्टर थे उसने बोला कि देखा आप अपना कुछ गाइए। मैंने तीसरी कक्षा का सीखा हुआ गीत हाय रे हाय भूती मोर कति खंडा है और उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मुझे उस मंच पे समझ में आया कि अरे मैं बम्बई आई थी तो मुझे लगता था कि मैं क्या गाऊं, मैं कहाँ जगह बनाऊं, एक से एक बड़े बड़े लोग थे। उस मंच ने मुझे ज्ञान दिया कि मुझे तो अपने लोक संगीत को गाना था। और तब से 2011 से लेकर आज 2024 तक मैं झारखंड के लोकगीतों के लिए जानी जाती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए, मतलब मुझे जितना शिवाय के लिए मैं अजय देवगन जी उस प्रोडक्शन को, मिथुन शर्मा जी, दिल से धन्यवाद देती हूँ, और भी जो फिल्मी गीत हैं। लेकिन जब मुझे लोग अपने झारखंड के गीतों के लिए जानते हैं ना, तो वो मेरे आत्मा का खुराक है। मुझे लगता है जैसे किसी ने मुझे ग्रैमी अवार्ड दे दिया है। और झारखंड के गीतों को गाना किसी ने मुझे जिम्मेदारी नहीं दी है, पर ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जो मैंने खुद ही उठा ली है। भोजपुरी संगीत गाने वाले देश दुनिया भर में गाते हैं, उनके सुनने वाले बहुत हैं, पर मैं झारखंड के जो गीत गाती हूँ उनको सुनने वाले लोग गांव के ही लोग हैं, उनके पास रुपया भी नहीं है, वो मुझे बहुत कार्यक्रम भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन उन्हीं गीतों ने मुझे एक बार गांधी से मिलाया, फिर बिरसा से मिला दिया, जल जंगल जमीन के गीत से मिलाया, तो व्यापक ऑडियंस मिला। और आज मैं कह सकती हूँ कि जर्मनी जैसे देश और दूसरे देश भी मुझे वाटर फॉर ऑल गाने वाले महिला के नाम से जानते हैं। तो मैं आज कहना चाहती हूँ, मैं आज के लड़के बच्चों को भी, कि सस्टेनेबल संगीत गाइए, ऐसा संगीत गाइए जो सस्टेनेबल हो। क्योंकि आप पानी को देख रहे हैं जीवन जीने के लिए कितना जरूरी हो गया, तो संगीत भी हो जो सस्टेनेबल हो। जैसे कि फैशन, मैंने यही पहना है, मुझे इतना कंफर्ट है कि उस कंफर्ट के आगे मेरा फैशन होना चाहिए। फैशन ऐसा ना हो कि जीना मुश्किल हो जाए, गाना बेघर हो जाए। तो मैं वो आदिवासी गीत भी आपको सुनाती हूँ। हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय बुद्धि मोर कति कान छुटी, निहुर निहुरी डंडा टूटी रे बुद्धि मोर कति कान छुटी। छवा के उठाए लेली पीछे भेतराए लेली, आरे में सुता देली, कांदत कांदत छवा तुझी रे बुद्धि मोर कति कान छुटी। हाय रे हाय रे हाय। बड़ा सुकून महसूस होता होगा अपने यहाँ का लोक संगीत गाने का जो मौका मिले, उसके दूसरे जगह परफॉर्म करने का जब मौका मिले, एक दिल में सुकून महसूस होता होगा ना। बिल्कुल, मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले 4-5 सालों से
गुजरात, तमिल, राजस्थान, ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे कोई हिंदी, मतलब हम जो बोलते हैं कुड़ुक या जो भी यहाँ का पंच परगन या खोटा, जो हमारे यहाँ लोगों को समझना मुश्किल, मैं उनको जाके सुना के आती हूँ। अभी जम्मू के तकरीबन 10 गांव में अपनी बोली भाषा का गीत गा के आई, तो वो सच में उन्हें भी समझ में आया, क्योंकि म्यूजिक कनेक्ट हार्ट, संगीत से वो दिल जोड़ता है, उसको कोई बोली भाषा सच में नहीं चाहिए होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो जितना बेसज होगा उतना ग्लोबल होगा, और हमें अपने सामान पे भरोसा करने की जरूरत है, ना कि मतलब हम वही बेहतर कर सकते हैं। यहाँ का आदमी कथक या महिला कथक जितना अच्छा डांस कर सकती है, फ्लेमिंगो नहीं डांस कर सकती है। तो हम यहीं के रचे बसे लोग हैं, हम जितना अच्छा मांड वांड नहीं गा सकते, हम सोहराई के गीत, हम अपने छठ के गीत, हम अपने सोहर के गीत, हम गंगा माई के गीत, हम शंकर जी के गीत बेहतर गा सकते हैं। हम बात करेंगे, हम तस्वीर भी देख रहे हैं मेघा जी, सिवाय फिल्म का मेकिंग का हम तस्वीर देख रहे हैं, तो बोलो हर हर सॉन्ग सिवाय फिल्म का फेमस सॉन्ग, उससे आप वहां तक पहुंचने का उसका ब्रेक कैसे मिला? पहले तो आप बोलो हर हर गुनगुना दीजिए। महादेव परो मंत्र नास्ति तत्वं गुरु परमहदेवा, नगेंद्रराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याश्रदाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। तो ये जो गीत था मिथुन शर्मा जी के डायरेक्शन में बना, और मिथुन जी के साथ ही मेरा पहला गीत आया था 2006 में, और गाने का नाम था तू ही मेरे रब की तरह है, टी सीरीज से एल्बम आया था। और मिथुन जी ने इस गाने के लिए भी मुझे याद किया, और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नए तरह का शिव का गाना चाहते हैं वो, और मेरा पूरा परिवार अघोर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और जो अघोर मंत्र था, तो उन्होंने पूछा कि अघोर मतलब जनरली वो झिंगा लाला हुर ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अघोर मतलब है कि जो जितना सहज है, अघोर, और शंकर तो वैसा ही है जिसमें सहजता है। और मुझे गाने का जब मौका मिला तो एकदम मुझे भी बिल्कुल एकदम ख्याल नहीं था कि मुझे इतने बड़े जगह पे मौका मिल सकता है गाने का। और मुझे आज ये कह के अच्छा लगता है कि मैं बम्बई जैसे बड़े शहर में, भीड़ भाड़ वाले जगह में, जहाँ पे कलाकारों की कमी नहीं है, एक से एक बड़े म्यूजिशियन है, वहाँ पे करोड़ों लोग जहाँ अपने सपने सच करने आते हैं, मुझे खुद को रजिस्टर करने का मौका मिला इस गीत के माध्यम से। और मेरे हिस्से में क्या गीत आया, मैं अघोर मंत्र को गाई, जो बीज मंत्र है। अघोर संप्रदाय पूरे दुनिया भर में है, साथ में इसी बहाने से शिव को भी ला पाई। और शिवाय जैसी कॉन्टेम्प्रेरी फिल्में जिसमें गाने के लिए तरफ जहाँ बादशाह थे, जहाँ पे मोहित चौहान, सुखविंदर जी, मिथुन शर्मा जी, और वहाँ पे मुझे एक मौका मिला, तो मैं आज कह सकती हूँ कि मैं इतना तो रजिस्टर हूँ कि मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिंगर हूँ या प्लेबैक सिंगर हूँ, लोग मुझे आसानी से ढूंढ पाते। तो मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ अजय देवगन प्रोडक्शन को, मिथुन जी को, और अपने तमाम साथी कलाकार को कि मुझे ये मंच मिला। जो स्थापित कलाकार हो जाते हैं, खास करके मुंबई मायानगरी की बात अगर की जाए फिल्म इंडस्ट्री की, तो अगर कोई नवोदित कलाकार है, कोई नए गाने वाला अगर पहुंचा है, तो थोड़ा तवज्जो लोग नहीं देते हैं, कि बातें सुनने को मिलती है। तो अजय देवगन थे वहाँ पर, वहाँ सुखविंदर जी थे, वहाँ पर बादशाह थे, जो स्थापित हो चुके थे, उनके बीच में आपका पहुंचना, उनके साथ गाना, तो कैसा उनका हाव भाव था? बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे लोग जोहार मैडम करके प्रणाम करते थे, तो मुझे लगता है कि अरे मैंने तो अपना काम कर दिया। मैं 2007-8 में लव जोहार बोलना मैंने शुरू किया था, और जब गई और मुझे अगर संबोधन में अगर प्रोडक्शन का आदमी जोहार मैडम आके बोलता है, या लेजली जी जोहार, झारखंडी जोहार,
हाँ, वो मुझे जब जोहार मेघा कहते हैं तो मेरे लिए जो हैप्पीनेस है वो सच में बहुत मुझे प्राउड फील देता है। इनफैक्ट जब मुझे सारेगामा पर जज करने का मौका था, भोजपुरी था, रवि किशन जी का था, तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी कभी, पर मुझे लगा कि मैं अपने कम से कम जोहार वाली बात को कहने का मौका मिलेगा, झारखंड के गीत को गाने का मौका मिलेगा। और मैं उस जगह पे जाना ही चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि झारखंड ने जैसे संगीत को, सिनेमा को या मानवता को समझा, उससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। आप झारखंड के किसी भी गांव में जाइए, वो आपको गोड़ धोएंगे, पानी भले दूर से लाना पड़े, और ठंडा का दिन है तो गर्म पानी से धोएंगे, उसको लकड़ी जलाएं, उनके पास गैस चूल्हा भी है या नहीं है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना प्रेम है लोगों के बीच में। तो हम ऐसी जगह में पले बढ़े, हम ऐसी जगह पे जन्म लिया, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गाँव देहात का नाम अपने सर माथे लगा के रखें। तो मैं उन सारे मौकों पे अपने प्रदेश के लिए खड़ा हो जाना चाहती हूँ। जब मुझे लोग बिरसा के लिए कहते हैं कि आप बिरसा को गाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझसे कहते इतना महंगा क्यों करके गाती हैं, तो मैं कहती हूँ कि बिरसा बहुत महंगा है, बहुत प्रोफाउंड है, कि तुम मेरा प्रदेश उससे चलता है, फिर मेरा बिरसा भी बहुत महंगा होगा, वो चाहे गाना हो चाहे पतियाना हो। लगातार संघर्ष तो चल ही रहा है। कभी हमने शुरुआत में कहा था कि संगीत का क्षेत्र कभी सीमित नहीं रहता है, दायरा बढ़ता जाता है, चाहे गायक हो चाहे अभिनेता हो। तो अंतिम पड़ाव तो नहीं कहेंगे हम, कौन सा ऐसा पड़ाव है जहाँ पर मेघा को पहुँचना है? मैं जो चाहती हूँ करना, झारखंड की तकरीबन 18 बोली भाषा में आर्काइवल करना चाहती हूँ और उसके लिए प्रयासरत हूँ। और जिसमें कि आपको प्रिमिटिव ट्राइब असुर, बिरिजिया, बिरहोर, कोरवा, माल पहाड़िया से लेकर संथाली, मुंडाली हो, कोठा, कुरमाली, पहाड़िया, ये सब भी काम करना चाहती हूँ मैं। और मेरे जीवन का सच मानिए यकीनन मेरा एक ही मकसद है कि हर गांव में कम से कम 30 गो मेघा इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी का कुत्ता घुमाने न जाना पड़े, कहीं और किसी के लिए कमाना न पड़े, किसी बर्तन न धोना पड़े। और मैं आज आपको दावे गर्व से बता सकती हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले भाई बहन अलग अलग गांव के हैं। कभी लापुंग गांव का भाई बहन को ले जाते हैं, कभी पता चला कि जयनगरा ले जाइए, कभी खुरा का ले जाइए, कभी नतराट के तराई का, चेरोपाट का, मारो मार का, कभी बारिशाड़ का आदमी को ले जाइए, कभी महुआ डाड़ का ग्रुप को ले जाइए, ताकि वहाँ के लोगों को हम तैयार करें कि वो भी कमा सकते हैं। जब उनके गीत से हम कमा सकते हैं तो अपने गीत से कमा ही सकते हैं। 2000 रुपया तो 4-5 महीना में कमा ही सकते हैं, और 2000 से ज़्यादा का जरूरत नहीं है अगर डेटा भुला जाइए तो मेरा ये कहना है कि हम यही चाहते हैं कि बहुत सारी मेघा बने और सब लोग अपना संगीत, अपना लाइवलीहुड चला सकें। मेरे गीत का यही मकसद है। मतलब हम यकीन मानिए, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं कंटेंट लाइक्स पे और हिट पे और कितना पहुंचा। मैं भरोसा रखती हूँ कंटेंट पे कि हम कंटेंट क्या देते, नहीं तो ऐसे तो बाजार में बहुत कुछ है। और बेचारे जो कुछ उटपटांग दे रहे उनकी गलती नहीं, उन्हें आइडिया नहीं है। अगर मुझे आइडिया है तो मुझे तो अपना काम करते रहना चाहिए। तो इस पूरे कोविड के दौरान वो बम्बई का छूट जाना, अपने गांव देहात आके रहना, अभी तो मैं धान रोप कर गाना गाती हूँ, गढ़वा में धान भी रोपने, बीएन भी देखने आए हैं और इसके पास आकर वो गीत भी कर लिए। तो इससे ज्यादा शानदार क्या होगा। मैं तो धान रोपने वाली सिंगर हूँ। गढ़ा में भले धान की रोपनी ना हो, सूखा पड़ता है, आप बखूबी वाकिफ है। पलायन की पीड़ा को भी अपने गायकी से व्यक्त किया है आपने कई बार लगातार, लेकिन धान की रोपनी वाली गीत तो आपको याद है। मेघा जी, धान रोपनी वाली गीत आप गुनगुना दें। हम आपको पानी का गीत सुना देते जिसमें हम बरसने के लिए कहते हैं, क्योंकि तुम पहले बारिश हो जाए कम से कम बरसने के लिए। भाई बहन रो, अम्मे बादर अयूब बारो, भाई बहन रो, एकासे उदित नाम अम्म बीना भला, एकासे उदित नाम अम्म बीना,
कासे उजत नाम बीना भला, कासे उजत नाम बीना। तो एक कुड़ुक में था और वो अनुरोध करता है कि बरसों से जीवन कठिन है। इसका एक और वर्जन है कि बरसों रे कारी बदरिया, बरसों रे कारी बदरिया, के मन करे रे बरसों। आयु न मना करे, बब्बा न मना करे, दद्दा न मना करे, टपर टुपुर बरसों, के मन करे रे बरसों। बॉलीवुड की बात हो गई, इसमें बात अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के ना करें, भोजपुरी गीतों की ना करें तो बड़ा बेमानी होगा। भोजपुरी तो बोलती होंगी आप मेरा जी? मेरे घर परिवार में मगही बोलते हैं। मगही, तो मगही ठीक है। तब भोजपुरी गीत, भोजपुरी सिनेमा बंद हो गए रहे, बीच में एकदम खत्म, बाद में आके चलल भोजपुरी आज चरम पर बाप चल, चाहे गाना होके, गीत होके, ओकर चाहे सिनेमा होके। भोजपुरी में गावे के मौका मिलल के नाम लगा के हम भोजपुरी में रिसर्च कर ले रहे हैं। जब हम BHU में पढ़त रहे तो भारत सरकार से हमें फेलोशिप मिला रहा, और इतना समृद्ध, इतना अद्भुत संस्कृति, जिसके आगे सब संगीत फीका है, इतना कमाल का। और जब हम उनके पास गीत सुना है, कंपनी वाले के पास, ये था कि गीत अच्छा है लेकिन दिखेगा नहीं। तो ये जो दिखेगा नहीं था ना, कि दिख रहा था कि सैया जी दिलवा मांगा है, तो वो सब गीत जो था वो कहीं ना कहीं बहुत हथियार की जगह को बैठा हुआ था। नहीं तो मैंने संगीत पंडित हरिराम द्विवेदी जी के अंडर में रिसर्च किया, और 2 साल मुझे फेलोशिप भी मिला था। तो भोजपुरी के गाने इतने अद्भुत है, जैसे कि रघुबर संग जाब अपना अवध में रहबे, रघुबर संग जाब अपना अवध में रहबे, जो मोरे रघुबर रथ पर गई है, जो मोरे रघुबर रथ पर गई है, वो रथ पर गई है, पैदल चली जाब अपना अवध में रहबे, रघुबर संग जाब अपना अवध में रहबे। तो भोजपुरी अद्भुत है। अभी सावन है, झिम झिम बरसे बदरिया, सिया गावे कजरिया, मोरी भीगे चुनरिया, बचला बलमु, मोरी भीगे चुनरिया, बचला बलमु, झिम झिम बरसे बदरिया। अद्भुत है भोजपुरी। कजरी, हाँ ये तो है, यही कजरी है, बहुत अद्भुत है। मेरे बाबूजी ने जो मुझे गाना सिखाया, वो सावन में झूला झूलते हुए गांव में झूला लगाती थी और कजरी गाया जाता था। ये बहुत शानदार, मतलब हम बोला ना, भोजपुरी संस्कृति इतना समृद्ध है कि जितना लगाओ उतना कम है। मतलब अद्भुत संस्कृति है। उसमें आप ऐसे भी गाने सुनेंगे जैसे कि ये दोनों नैना कटारी बलमाल मारी में धैदा, ये दोनों नैना कटारी, ये दोनों नैना है गहिया के गहना, ये दोनों नैना है गहिया के गहना, ये हो जिए के लाचारी बलमाल मारी में धैदा। मतलब औरत इतने प्यार से कहती है। आज सब गाना डबल मीनिंग है। अब बेचारे डबल मीनिंग बात है कि भोजपुरी में हम जब तक डबल मीनिंग नहीं गाएंगे तो हमारा गाना नहीं चलेगा, उससे व्यू नहीं मिलेगा, हमारे फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे। ये क्यों जरूरी समझा जा रहा है आज? क्योंकि ना लोग कुंठित हो गए हैं, और आपको सबसे ज्यादा वही पलायन जरूरी है। क्योंकि जो बम्बई चले गए हैं, आज देखिए उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग पलायन करते हैं। उनकी पत्नी नहीं होती, आप ध्यान से देखिए, वो अकेले रह रहे हैं। आप फिर अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाएंगे कैसे? आप ध्यान से सोचो, उनके फुहड़ता वाले गाने पे हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, बेचारा कैसे इंटरटेन करे।
तुम बॉलीवुड में तुम न्यूड होकर फिल्म करते हो, एकदम गर्व के साथ लिखते हो, तो बेचारा एक गा के सुन के इतना एंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन उसका खामियाजा ऐसा है कि भाई भोजपुरी जो लोक साहित्य संगीत है उसका पोस्टमार्टम कर दिया। गीत सुनिए तो भिखारी ठाकुर का संगीत, हाँ मानिए कि कान में तेजाब घोलने वाला संगीत है आज का जो लोक संगीत जो बज रहा है, और इतना प्लास्टिक तरह का हो गया है। इतने बड़े बड़े नाम जब उन गीतों के साथ खड़े होते महज वो लाइक और व्यूज और पैसे के लिए, तो मुझे दुख होता है। लेकिन ठीक है भाई, उनका वही तरीका, हमारा क्या तरीका। मतलब मैं मानती हूँ हमेशा से कि किसी को लाइन को काटने के साथ एक बड़ी सुंदर सी लाइन खींचे और आप उनसे आगे निकलिए, कुछ करना। उनको दोष क्यों देना है कि आपने क्या किया है, वो जो किया है तो पाएंगे उनके पास, क्योंकि प्रकृति जो है ना वो अपने लॉ से चलती है, नेचर लॉ है। तो आप अगर अपने बोली भाषा के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ करेगी, आपको रिटर्न में मिलेगा, तो आप तैयार रहिए। ऐसे गाने हैं कि आप सुनना। म्यूजिक लाउड है, गीत की आवाज थोड़ी कम होती है, म्यूजिक लाउड होता है। हाँ ये तो होता है भोजपुरी में। हाँ लोग वही ना बेचारे कहाँ एंटरटेन हो, उनके पास क्लास नहीं हो पाता है, बेचारे को नहीं समझ में आता है, तो सुनने वाले बेचारा सब ऐसे विषम परिस्थिति में होता है, जो पब नहीं जा सकता, जो और कुछ नहीं कर सकता, वो सुनने के अपना शौक पूरा करता है। इसलिए उनको आप दोष नहीं दे सकते, उन गाने वाले को भी हम दोष नहीं देते क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। नाम होने से क्या हो जाएगा, आप जगवार खरीद लेंगे तो क्या, आप एमपी बन जाएंगे तो क्या होगा, समझ कैसे होगा आपको। कबीर के पास तो कुछ भी नहीं था। कबीर कहता था कि साधु ये मुर्दों का दाम, राजा मरी है प्रजा मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है जिंदा जोगी, 14 भुवन के चौधरी मरी है इन्हों से कहा था, साधु ये मुर्दों का गाँव। तो अब क्या कह सकते हैं, वो तो आदमी अबुझ था लेकिन क्या अद्भुत था। तो आपके हिट हो जाने से, आपके बहुत बड़ा हो जाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने दिया क्या है, आपने लोगों को क्या दिया। मतलब कोई गाने ऐसे थे जब बजता था तो मेरे मामा गुस्साते थे गे जेलो कॉलेज मत जाओ। तो इन गानों की वजह से, मतलब मैं आज जो जीवन में गाना गाती हूँ, सिनेमा का इतना असर था कि मेरा भाई तो जब पूछते क्या बनोगे, पुलिस इंस्पेक्टर। ऐसा तो था नहीं कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर, सिनेमा देख देख के उसको लगता था कि वो आइडियल बनेंगे। तो अब भोजपुरी जो आज लोगों के बीच आज इतना सड़ांध है, हमको मोमबत्ती लेके हर घड़ी घूमना पड़ता है, यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया, ऐसी ऐसी चीजें घट रही जो हम उम्मीद नहीं करते। तो ये मंगल ग्रह का असर नहीं है, हमारी सोसाइटी को जो हम दिए हैं वही हमको मिला है। तो इसलिए हमको उम्मीद भी लगा है कि किसी और की गलती नहीं, तो हम जो कर रहे हैं हमको तो उसको भरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं सस्टेनेबल संगीत गाऊँ और प्रकृति के गीत गाऊँ, प्रेम के गीत गाऊँ। और अभी एक नया रिलीज है जिसमें सात्विक में यहाँ पे मास्टरिंग और मिक्सिंग क्या है और उसके साउंड इंजीनियर हैं, वो है कि तुम साथ हो यही सोच कर बस चल दिए कदम, मुमकिन नहीं अब लौटना, हुए रास्ते भी खत्म, हालात बुरे हो या अच्छे मुझे ना तन्हा करना, कल शायद ये मौसम ना रहे पर तुम मेरे रहना। इस गाने की खासियत ये है कि एक्टर भी यही छतरपुर का रहने वाली, एक्ट्रेस भी एक न्यूज पढ़ने वाली लड़की, यही की लड़की थी, म्यूजिक यही का रहने वाला राजा भैया डाल्टनगंज का, लिखने वाला कांडी का रहने वाला है, सोचिए आपके गांव के बगल का है, धनगाई का है। तो अपने ही लोग हैं। आप जब पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं, वीडियो जो किया है वो आपको आदिवासी समाज से है, विकी हैरी विकी करती है, कपड़ा भी करने वाली एक कुजूर है, नाम हो गई दीदी का। तो आप समझिए हम अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि हम जान गए कि जैसे और तमाम इंडस्ट्री हैं, जैसे झारखंड में भी अपनी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री ऐसी नहीं हो कि खोखली हो। हमने इतना सार्थक काम करना है और इतने सारे काम के मौके बनाने हैं कि हमें और आपको कहीं बाहर न जाना पड़े। मेघा, अंतिम सवाल, मेघा का संगीत
लगातार इतने सालों से 55 से लेकर अभी तब तक बरस रहा है। बरसते हुए मुंबई पहुंचा, आप जर्मनी भी गई, कई बड़े मंचों पर वहाँ भी गई आप। अब मेघा का फुहार, संगीत का फुहार कहाँ तक पहुँचे? अंतिम ख्वाहिश? अब मेरा अंतिम ख्वाहिश यही है कि मैं संगीत को आवाज बुद्ध का काम करती हूँ। मेरे मेंटर डॉक्टर दाई खाती कहते हैं कि वॉइस जैसे बुद्धा सर, आवाज है वो बुद्ध का काम करेगी। आवाज है कि अमर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपनी आवाज से जीना खाना चाहते हैं उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहना चाहती हूँ, और जिनमें वो हुनर है उनकी पहचान को बता देना चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यकीनन मेरा मिशन यही है। आप जान जाओगे, श्री राम चुनाव लड़ रहा था, राम चुनाव बतियाता था, हम गीत बतियाते थे, और एक साथ दो काम हो रहा था। दीदी और गाँव में और कौन गीत है, आपके घर भाई, वो भी पूरा लिस्टिंग करके रखे थे। तो यकीनन हम जान रहे हैं कि आजीविका बैंड बनाऊंगी, गाँव घर घर पहुँचाऊंगी। हर गाँव का अपना एक आजीविका बैंड हो, लाइवलीहुड बैंड है जिससे उनका जीवन चले। और यकीनन मेरा संगीत यही है कि जिससे जीवन बदले, आर्थिक प्रोसेस है, क्योंकि पूरा मसला रुपया का है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। हमारे साथ मेघा श्री राम थी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सोच जो इनके दिल में है, निश्चित रूप से अगर आप बात करेंगे इनसे तो आपके दिल को भी छू जाएगा। आज हर किसी की चाहत होती है, कहा जाता है कि हर व्यक्ति के को ऊपर वाला एक संगीत की विधा से नवाज कर भेजता है। जरूरत होती है धरती पर आकर आगे बढ़ती उसे निखारने की। कोई निखार पाता है, कोई निखार नहीं पाता है। मेघा जी ने उसे निखारा। आज जो पिछड़ा जिला हम निश्चित रूप से कहेंगे, हर कोई वाकिफ है, अपना गढ़वा पलामू, जहाँ पलायन होता है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ सुखाड़ है, लोग अपना पेट भरने, अपने परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यहाँ की युवा पढ़ लिख के डिग्री हासिल करने के बाद भी सुदूर प्रदेशों में बेरोजगारी के आलम में पलायन कर जाते हैं। उन युवकों के में भी विधा है संगीत की, लेकिन उसे निखारने की उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जरूरत तो रोटी के है, यहाँ लालच तो रोटी के पड़े रहते हैं। ऐसे में मेघा श्री राम को जब मौका मिला तो केवल खुद को स्थापित करने की चाहत अब तक नहीं रखी है। चाहती तो आज हमारी जो गढ़वा में मुलाकात हो रही है, इनसे तो जो ख्वाब था मेरा मुलाकात करने का, वो तो एक ख्वाब ही रह जाता, वो दीवा स्वप्न बन कर रह जाता, दिन में सपना देखने वाली बात हो जाती। क्योंकि जब मुंबई पहुंच चुकी थी, वहां से वापस नहीं आती, सिवाय जैसा फिल्म इन्हें इनके हाथ से मिला, ब्रेक मिला, ये विदेशों तक पहुंची, तो इन्हें आना तो नहीं चाहिए था। जैसा कि उम्र देखा जाता है, लोग ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाने के बाद लोग वापस नहीं होते हैं। लेकिन आज ये वापस गढ़वा में हैं, अपने ससुराल में हैं, अपने गांव जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, लोग उससे मिलती हैं। इनकी सोच मात्र यही है कि हम केवल स्थापित हो जाएं, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर जो विधा है, मेरे अंदर जो हुनर है, जिस हुनर को मैंने परवाज दिया है, वह हुनर और लोगों के में तलाशूं, उनके हुनर को निखारूं और एक ऐसा बैंड बनाऊं। क्या मेघा जी, क्या बैंड का नाम बता? आजीविका बैंड में बनाऊं, ताकि संगीत जो लोगों के हुनर जो निखरे, उस हुनर को परवाज दूं, वह बैंड आगे चले और उससे लोगों की जीविका चले, लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। क्योंकि पलायन करने की स्थिति यह भी इतनी भयावह है कि जहां पर लोगों के पाले में दो रोटी नहीं बल्कि मौत आती है। ऐसे मातमी माहौल को संगीत के धुन से कम करने की सोच मेघा जी की निश्चित रूप से काबिले गौर है। हमारी शुभकामना होगी, हर किसी की शुभकामना होगी। आपकी जब भी बात होगी मेघा जी से, निश्चित रूप से आप शुभकामना देंगे, आप दुआ करेंगे, आप इबादत करेंगे, आप अरदास करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इनकी सोच मुकम्मल हो और वह बैंड बने और लोगों की आजीविका चले। धन्यवाद। राहुल चौबे, पूर्व मध्य कार्य से सीरीज, रांची कार्य से सीरीज। यहाँ पे जो लोग रांची जाते थे, डाल्टनगंज जाते थे, अब हम कोशिश किए कि डाल्टनगंज और रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा रेट
गढ़वा डाल्टनगंज मिला लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। रांची से 2 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा। रांची बनारस से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। अगर सामान नहीं मिला आप हमको ऑर्डर दीजिए, सेम डे माल उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या यहाँ पे जैसे मिलेगा कार का हॉर्न मिलेगा, बाजा मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, चार्जर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेगा, कवर मिलेगा, जितना भी प्रकार का बाजा आता है मेरे पास सारा उपलब्ध है। ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल देंगे, सोनी का दे देंगे, आइस का दे देंगे, एसी कंपनी का देंगे, JBL का दे देंगे, सारा उपलब्ध है मेरे पास। मतलब कार जैसे शरीर के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना जी, होगा। रांची गढ़वा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग गढ़वा से रांची जाते थे अब गढ़वा में ही सारा उपलब्ध है रांची का रेट में।